माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। मेरा लक्ष्य, आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए हैं, उन सभी को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, या फिर लोको पायलट का हो, सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। और समय के अभाव होने के कारण और एग्ज़ाम समीप आ रहा है, इसीलिए मैंने अब ऑप्शन और आंसर दोनों साथ ही दिखाने का प्रयास किया है। और जितनी भी जानकारियां इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, वो सभी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? खिलाड़ी और उसके उपनाम से एक दो क्वेश्चन एनटीपीसी में देखने को मिले हैं। तो अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो, यह अनिल कुंबले का उपनाम है। अगर आपसे पूछा जाए फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह, जिन पर मूवी भी बनी थी भाग मिल्खा भाग, तो वो मिल्खा सिंह जो हैं उनके नाम पे उन्हें क्या कहा जाता है उपनाम? फ्लाइंग सिख। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। दादा या फिर वाल, ये किसे कहा जाता है? सौरव गांगुली को कहा जाता है। दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है और दवाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अगर हम बात करें टॉर्पीडो किसे कहा जाता है, तो टॉर्पीडो इयान थोर्प, ये जो खिलाड़ी हैं ये तैराकी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, इयान थोर्प, उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। टॉर्पीडो तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो भारतीय ने निभाया था, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 ईस्वी में। आपसे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का जो ड्राफ्ट था वह किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था विधवा पुनर्विवाह कानून का। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? यह कुश्ती से रिलेटेड होता है। फ्री स्टाइल यह कुश्ती से रिलेटेड शब्द है। निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी है? आपको नाम पता ही होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1963 ईस्वी में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध विपक्ष के नेता जेबी कृपलानी ने लाया था। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस सांसद ने पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। किनके विरुद्ध? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 ईस्वी में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो आपको मालूम ही है, जो लाहौर अधिवेशन था वह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने रखी थी। यानी भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में रखी थी। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? ज़्यादातर प्रश्न केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं पिछले एनटीपीसी एग्जाम में, और यह पैटर्न बन चुका है। तो अब केमिस्ट्री सेक्शन को ज़्यादा देख के जाइएगा। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13 एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है। 14 सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। 15 जो है वह फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है। 17 जो है वह क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। और 19 जो है यह पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। कुछ हल्के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ हार्ड भी प्रश्न होते हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उन्हें संकलित किया है। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? या पागलपंथी सत्याग्रह जो था वह बंगाल में हुआ था। यह एक तरह का किसानों का ही आंदोलन था। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो 2018 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह सैखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। क्योंकि यह एग्जाम 2019 में लिया गया था, उसका पेपर है, इसीलिए 2018 का राजीव गांधी पुरस्कार पूछा गया है। अभी अगर 2020 में एग्जाम होता है तो आपको 2019 या 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल का भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो 2018 का तो आपने देख ही लिया, किसे दिया गया? सैखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। 2019 की बात करें तो 2019 में दीपा मलिक तथा बजरंग पुनिया को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब 2020 का भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में मैंने इसको क्लियर किया था और उन खिलाड़ियों के खेल का भी नाम बताया था। जैसे मैंने बताया था मरियप्पन थंगावेलु, यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए। इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो आप मेरा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखिए 15, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किन किन को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा, मरियप्पन थंगावेलु ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। एक्ट अगेंस्ट ऑड पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर दिख रहा है, सानिया मिर्जा ने यह पुस्तक लिखी थी। यह हैदराबाद से हैं और भारत के लिए खेलती हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? यह एलोरा की गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए प्रतिमा पाई गई है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी नदी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली प्रमुख नदी है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? तो वो वाटर, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वाटर लेवल बोल देते हैं। एक्चुअली उसे वाटर लेवल नहीं कहा जाता है, साइंस के भाषा में उसे वाटर टेबल कहा जाता है। यह एकदम सही लिखा हुआ है, वाटर टेबल। तो आपका सही आंसर सी नंबर होगा। यहीं पे आपको एग्जाम में दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक वाटर लेवल दिया जाएगा, एक वाटर टेबल दिया जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज करके वाटर लेवल में क्लिक करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। जो भूतल का स्तर होता है, ज़मीन में पानी का कितना लेयर है, कितना स्तर है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इंग्लिश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? सेल, जो स्टील की प्रमुख कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आपको आंसर दिख ही रहा होगा, नई दिल्ली में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में सेल की स्थापना हुई थी। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यह होता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर यहीं पे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आपसे पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव का क्या सूत्र होता है? बल बटे लंबाई। कंबोडिया की राजधानी डैश है? तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। सेंटियागो जो ऑप्शन में दिख रहा है वह चिली की राजधानी सेंटियागो है और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, चिली की राजधानी सेंटियागो है और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है।
कुर्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपको मैं बता दूं, कुर्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका सही आंसर होगा हांगकांग। भारत का एक पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल और चीन हमारे उत्तर के साइड में है। बांग्लादेश यह पूरब से हमारा पड़ोसी है, लेकिन हांगकांग भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी किया था और सूक्ष्म जैविकी के जनक के रूप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? और यह 1968 ईस्वी तक रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है और पहली बार भारत चीन युद्ध में 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि 1968 ईस्वी तक लगा रहा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो आर्टिकल 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन देश के कहीं भी किसी भी कोने में लगाया जा सकता है। और अगर बात करें वित्तीय आपात की, तो वह आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। अभी तक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी आर्टिकल 360 का उपयोग देश में एक बार भी नहीं हुआ है। फिर से मैं बताता हूँ, 356 का उपयोग राष्ट्रपति शासन के रूप में किया जाता है और पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 356 का उपयोग किया गया था। और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है और वह भारत चाइना युद्ध के दौरान 1962 ईस्वी में लगा था, 1968 ईस्वी तक लगभग रहा था। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करती है? मेलानोसाइट, उत्तेजक हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोनिन, टोसिन, वैसोप्रेसिन। तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा, यह कैल्सिटोनिन नामक एक हार्मोन या जो भी आप कहें यह पदार्थ स्रावित करता है, थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन जो पदार्थ है वह स्रावित होता है और यह हमारे टेंशन, जो आपका जो स्ट्रेस होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो स्ट्रेस अगर कम करना है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव कम होगा, तभी आपका स्ट्रेस कम होगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों में देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 14 कर दिया गया था। 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो भी देसी रियासत थे उन सभी को मिला के एक राज्य की संज्ञा दी गई और उसमें टोटल जो देसी रियासत वगैरह थे वो 27 के लगभग थे, उन्हें घटा करके 14 राज्य के रूप में गठन किया गया था। बात हो रही है 1956 की। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मैंने पिछले भी वीडियो में आपको IUPAC का फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसने मेलोनिक अम्ल का दूसरा नाम जो है वो प्रोपेनेडिओइक अम्ल। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा कितने अनुच्छेद में की गई है। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल भी निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्षों का होता है। हर 6 वर्षों के बाद
उसके जो सदस्य होते हैं जिनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है वो रिटायर करते हैं। यानी 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, इस तरह से सेटिंग किया गया है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और वो रिटायर होते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकारक नियतांक कितना होता है? आप इंग्लिश में आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, HCOOH 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ यह आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर आयनीकरण नियतांक फॉर्मिक अम्ल का होता है। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? इसे तंग नदी घाटी कहा जाता है। जब दो मतलब बड़े बड़े चट्टानें दोनों तरफ से होती है और बीच से नदियां पास करती है तो उसे हम तंग नदी घाटी कहते हैं। एसआई पद्धति में 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या होता है? यानी 10⁻⁻18 को क्या कहा जाता है? जैसे 10⁻⁻6 को मैक्रो कहा जाता है, 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है। उसी तरह 10⁻⁻18 को क्या कहा जाता है? तो यह एट्टो के नाम से या अट्टो के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? योग सूत्र के प्रतिपादक जो हैं वह हमारे महान संत पतंजलि हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था वह गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। ये कुछ ही महीनों तक रहे, उसके बाद फिर से नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। तो एक बार और पूछा जाता है किन्हें 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था? इसका भी आंसर यही होगा, श्री गुलजारी लाल नंदा को 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की जो ताशकंद में मृत्यु हुई थी, रहस्यमयी मौत हुई थी ताशकंद में, और कहा जाता है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो उनके भी मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? यह शब्द आप याद रखिएगा, ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस के लिए होता है। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ, ड्रेन्ड एरिया मीन्स जहाँ पे पानी नदियों के द्वारा लाया जाता है, ड्रेन्ड एरिया, मलबे जमा किए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। नदी बेसिन, जैसे गोदावरी नदी बेसिन आपने पढ़ा होगा, कृष्णा नदी बेसिन, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो नदियाँ जहाँ पे आके मलबा इकट्ठा करती है उसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा को, उच्च सदन तो राज्यसभा को ही कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लेकिन अगर शक्ति की बात करें तो लोकसभा की शक्ति अधिक होती है, राज्यसभा की शक्ति कम होती है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता हमारे एमपी यानी सांसद को, लोकसभा के सांसद को चुनकर भेजती है। जबकि अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। आपके द्वारा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो भी राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, वो सभी अपने में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा हुआ? लोकसभा, क्योंकि उसमें जनता के द्वारा, वोटिंग के द्वारा जो प्रतिनिधि होता है वही चुन के जाते हैं।
निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, दुर्लभ मुद्रा वैसी मुद्रा को कहा जाता है जिनकी आपूर्ति कम हो और मांग अधिक हो, या जिन मुद्रा का मूल्य दूसरे मुद्रा के तुलना में अधिक होता है, उन्हें हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पे कुवैती दिनार जो है यह दुर्लभ मुद्रा नहीं है, क्योंकि इस मुद्रा का मूल्य भी कम है और इसकी मांग भी बहुत ही कम है। जबकि अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, कैनेडियन डॉलर, इन सभी का महत्व अधिक है। तो ये सभी दुर्लभ मुद्राएं हैं, जबकि कुवैती दिनार दुर्लभ मुद्रा नहीं है। और दुर्लभ मुद्रा को ही इंग्लिश में हार्ड करेंसी के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। एक और आप प्रोजेक्ट टाइगर, यहीं से आपसे पूछा जाता है एक दूसरा प्रश्न कि प्रोजेक्ट टाइगर का कब शुरुआत किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी और 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर, ये तो छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही बीच में आ जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मालूम ही होगा, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के बुलाए जाने पर नील के विद्रोह, नील का जो नील है किसानों का जो विद्रोह था उसमें भाग लेने के लिए चंपारण गए थे, पश्चिम चंपारण, और वहाँ पे सबसे पहली बार सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। और दूसरा जो सत्याग्रह किया गया था वह खेड़ा सत्याग्रह था, और वह 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। यह भी एक किसानों का ही आंदोलन था। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिर जो भी हैं वो सभी चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑब्वियसली वो भी चंदेल के शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। पुस्तक का नाम है द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज। द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज, यह पुस्तक किसने लिखी थी? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज नामक पुस्तक लिखी थी। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? या तो आपको मालूम ही होगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, 80 के लगभग सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या काफ़ी है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। जबकि मालदीव नीचे के साइड में आपको मिलेगा मैप में, तो वह भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? संवेग का डेफिनेशन ही होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर डी नंबर होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। काकरापार नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जैसे कुडनाकुलम अभी आपने पढ़ा था, कुडनाकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसी तरह काकरापार नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था HCOOH। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये COOH अम्ल का ग्रुप होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो 1.74 × 10⁻⁻5 होता है। ये सारे प्रश्न RPF में पिछली बार पूछे गए हैं। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है?
तो आपको मालूम ही होगा बोधिसत्व, जैसा कि नाम से क्लियर है, यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी आपने देखा था, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1929 लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता किन्होंने किया था? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथनेडियोइक अम्ल। IUPAC नाम किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो एथनेडियोइक अम्ल यह किसका IUPAC नाम होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सिक्किम पहले पुर्तगालियों के यानी सिक्किम जो है वह पहले पूर्ण राज्य का दर्जा उसे प्राप्त नहीं था, बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है और तोड़ा जा सकता है। यानी 5 साल का नॉर्मली लोकसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उसे बीच में ही भंग किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो ये सीधा ही आपसे पूछा गया है कि खोंड जनजाति यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो आपसे सीधा ही ये क्वेश्चन अगर पूछा गया होता कि पत्तियों में जो रंध्र होता है या जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका भी आंसर यही होगा, स्टोमाटा। और थोड़े से प्रश्न को ट्विस्ट किया गया है। पत्तियों के एपिडर्मिस जो होता है वह एनिमल या प्लांट्स के त्वचा का ऊपरी भाग जो होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है, तो बात तो वही हुआ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा स्टोमेटा। शब्द बैकरो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? यानी बैकरो अटैक यह जो वर्ड होता है यह किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित यह शब्द है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह हमें मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और वह 2 तरह का होता है, एक पश्च होता है, एक अग्र होता है। एक पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन होता है। इसका स्राव पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह मटर के आकार का एक ग्लैंड होता है। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी थी? तो यह जो पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह सौरभ गांगुली, जिन्हें हम दादा के नाम से जानते हैं फेमसली, तो उनकी ही आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इनमें से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? मैग्नस कार्लसन यह शतरंज के खिलाड़ी है, यह टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। टीमो बोल, लूजिया ओजिया, जन मिजुतानी, ये सारे जो है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। थेम्स नदी किस देश में बहती है? सही आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इंग्लैंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है थेम्स नदी। इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? तो इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, यह इथियोपिया की राजधानी है।
नोम पेन अभी आपने पढ़ा था, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, और कोलालमपुर यह मलेशिया की राजधानी है। तो आपने देखा, कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है और इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 17 के साथ कल। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 17 के साथ।